हेलो नमस्ते। वेलकम टू फाउंडेशन टू फाइनेंस। तो क्लास 10 स्वागत पहली क्लास में। अच्छा, ये क्लास कंटिन्यू करने से पहले जिसने भी वो लर्निंग अप्रोच वाला वीडियो नहीं देखा ना, एक बार उसको देखा होगा। उससे क्या है, आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल, अपनी अप्रोच समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि आप मुझे और फाइनेंस को झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। ठीक है, एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। मैंने उसको 3 सेक्शंस में बांटा हुआ है। पहला है प्रीवियस क्लास की समरी, जिसमें क्लास 6 टू 8 की कंबाइंड चैप्टर वाइज समरी में डालता रहूंगा जैसे जैसे उसके वीडियोस आएंगे। और एक है चैप्टर 9 की चैप्टर वाइज समरी। ठीक है। सेक्शन 2 है अपना सीबीएसई सेक्शन, जिसमें सीबीएसई और एनएससी ने कोलैबोरेशन करके एक बुक बनाई जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। अपने ही लेवल 2 है, क्लास 9th में लेवल 1 है। ठीक है। तो 9th की समरी तो मैं डालता ही रहूंगा, और अगर मुझे लगा कि कोई टॉपिक या कोई चैप्टर ऐसा है जिसकी समरी आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है और वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं फुल वीडियो यहाँ पर अपलोड करता चलूंगा। ठीक है। और सेक्शन 3 है जनरल फाइनेंस के टॉपिक्स। इस बुक के अलावा जितने भी फाइनेंस के टॉपिक्स हैं वो सब उस जनरल में आएंगे, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सॉरी पहला चैप्टर, जो है इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? चलो इसको पढ़ने से पहले ही सोचो इन्वेस्टमेंट क्या है। आज अगर मैं कुछ इनकम कमा रहा हूँ, लेट से आज मैं 100 रुपीज कमा रहा हूँ। ठीक है। इसमें से मैं एक्सपेंस कर देता हूँ। एक्सपेंस मतलब मेरे डेली एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे फूड हो गए, क्लॉथिंग हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। जहां जहां पर भी मैं पैसे खर्च कर देता हूँ, वो मेरे एक्सपेंसेस हो गए। लेट से मैंने 50 रुपीज खर्च कर दिए। ठीक है। अब 50 खर्च कर दिए तो मेरे पास बचे कितने, 50 रुपीज। अब इस 50 को क्या करता हूँ, मैंने सेव कर लिया। मतलब मेरी इनकम थी 100 रुपीज, मैंने एक्सपेंस कर दिए 50 रुपीज के, 50 मेरी सेविंग हो गई। अब इस सेविंग को मैं सोचूंगा यार मैं फालतू पड़ी हुई है, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, सॉरी, इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे ये जो 50 रुपीज है ना, इनकी वैल्यू बढ़ जाए, ये अप्रिशिएट हो, वैल्यू में अप्रिसिएशन आए। तो मैं क्या करता हूँ, 50 रुपीज में से 40 रुपीज क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने लैंड खरीद ली, अपन बोलते हैं ना प्लॉट में पैसा डाल दिया, प्लॉट खरीद लिया। मैंने शेयर्स खरीद लिए, सुना होगा रिलायंस के शेयर खरीद लेना, टाटा के शेयर खरीद लेना। ठीक है। और क्या क्या कर सकता हूँ, मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिया। ठीक है। तो एन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपने पास आज की डेट में है। अपन को देखना है कि भाई कौन से इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिलेगा। अपन उस हिसाब से इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब ये रिस्क रिटर्न क्या है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने बेसिक फंडामेंटल दे दिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब अपन एक बार बुक में से पढ़ लेता। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंट एंड द रेस्ट सेव फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। ठीक है। Instead of keeping the saving idle, you like to use saving in order to get return in the future. This is called investment. वही जो मैंने समझाया था। क्या हुआ, अपन जो जितने भी इनकम अर्न कर लेते हैं, अपन कुछ इनकम उसमें से एक्सपेंस आउट करके साइड में रख देते हैं। उस साइड में रखी हुई इनकम को अपन बोलते हैं सेविंग। अब उस सेविंग को खर्च ना करके, सॉरी, उस सेविंग को आइडियल ना छोड़ के मैं क्या करता हूँ, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ जहां से उसको फ्यूचर में उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो। इस चीज को बोलते हैं अपन लोग इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब वाई शुड वन इन्वेस्ट, मैं इन्वेस्ट करूं ही क्यों, एक बार सोचो। क्यों अपन इन्वेस्ट करेंगे भाई? मैं बोलूंगा कि यार आज मैं 10 लाख रुपए महीना छाप रहा हूँ, मतलब मेरी इनकम 10 लाख रुपीज अ मंथ है। ठीक है। अब मैं उसमें से 5 लाख ही तो खर्च कर पाऊंगा। भाई मैंने क्या क्या करना है, मैंने मेरी गाड़ी खरीद ली, कपड़े खरीद लिए, ठीक है, खाना वाना खा लिया, होटल वोटल चले गया, सब कर लिया। फिर भी मैं 5 लाख रुपए ही खर्च कर पाया 10 लाख में से। अब 10 लाख के बाद मैं करूँ क्या भाई उस पैसों का? फालतू पड़ा रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बैंक में 10 लाख रुपए आ गई मेरे सैलरी के, तो 5 लाख तो एक्सपेंस के नाम पे खर्च हो गए, जो मैं खर्च करता गया। ठीक है। अब 5 लाख जो पड़े हुए ना, मैंने सोचा यार मैं 1 लाख तो मेरे बैंक में पड़े रहने देता हूँ, ये तो मेरी सेविंग हो जाएगी 1 लाख की। और 4 लाख जो है ना, उसके मैं वो इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या, वो गोल्ड वगैरह जो जो भी था। तो ये एक रीजन हो गया इन्वेस्ट करने का। क्या, मेरे पास आइडियल पैसा पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, उसको मैंने सेविंग्स में डाल दिया, सॉरी उसको मैंने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। अर्न रिटर्न ऑन योर आइडियल रिसोर्सेज। ठीक है। सेकंड क्या है, जनरेट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक गोल इन लाइफ।
आपका कोई स्पेसिफिक गोल होगा लाइफ का, उसके लिए आप सेव करो। जैसे आज मैं 23 साल का हूँ, 23 का, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ 26 साल में अपने को शादी करनी है, जोरदार शादी बैंड बाजे के साथ। तो अब उसके लिए अपने को पैसा सेव करके रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक गुल्लक बना दूंगा, उसको डाल दूंगा शादी के नाम की गुल्लक, शादी। इसमें अब मैं इस फंड में मैं सेव करता रहूंगा, ठीक है। अब उस गुल्लक को मैं क्या करूंगा, किसी एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। दूसरा मेरा गोल क्या हो सकता है कि यार अपने को तो ना 35 साल पे रिटायरमेंट ले लेना है, फिर अपन वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। मतलब जितना कमाना है अभी कमा लो, फिर जब 35 के हो जाएंगे अपन जाएंगे वर्ल्ड टूर पे। तो उसके लिए मुझे कुछ मनी इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक फंड बनाऊंगा, यहाँ पर अपना मनी डाल दूंगा, इस मनी को इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एक क्या हो सकता है, मेरे को लग रहा है यार मेरे को एक बिजनेस चालू करना है, ठीक है। अभी मैं 23 का हूँ, मैं चाहता हूँ 28 में मैं एक फैक्ट्री डालूं, ठीक है। मेरे को पता है उस फैक्ट्री के लिए मेरे को 1 करोड़ का खर्चा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे हर महीने कुछ ना कुछ जितनी भी मेरी सेविंग्स हो रही है, उसमें से उस इन्वेस्टमेंट को डालता जा रहा हूँ, तो एक फंड तैयार हो रहा है। ये हो गया फैक्ट्री के नाम का फंड, बिजनेस के नाम का, ठीक है। तो ये हो गया जनरेट अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए भी आप इन्वेस्ट करोगे। थर्ड क्या है, एक सेकेंड, थर्ड हो गया मेक अ प्रोविजन फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर। अनसर्टेन फ्यूचर क्या होता है, भाई आपके खुदा ना खास्ता घर पे कोई बीमारी हो गई, बड़ी बीमारी हो गई, अब आपको इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो वो कैसे है कि अपन क्या है, एक प्रोविजनल वो बना देते हैं, प्रोविजनल फंड बना देते हैं, और उसको बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं कि भाई ज्यादा रिस्क ना हो, और जितना पैसा हो ज्यादा रिटर्न नहीं मिले, पर हाँ वो पड़ा रहे, पैसा हमारे पास सेफ पड़ा रहे, ठीक है। तो इसको अपन ने हेल्थ केयर फंड नाम दे देते हैं, सपोज। ऐसा कोई फंड नहीं है, अपन ने वैसे ही नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, वो पैसे जमा करूँ। वही जैसे अपन ने देखे, जैसे कोविड के बाद से आजकल इतने मेजर डिजीजेस जो आ रहे हैं, जिससे जो बड़ा 5-10 लाख रुपए का खर्चा मांगते हैं, तो अपने पास हाथ के हाथ इतना फंड नहीं होता कि अपन किसी का भी इलाज करा दे हर घर में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पार्ट सेव करते रहते हैं, और इसके लिए रखते रहते हैं कि भाई अनसर्टेन फ्यूचर के लिए कुछ भी ऐसा दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अपन उस पैसे को खर्च कर सके, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। One of the important reasons why one needs to invest wisely is to meet the cost of inflation. कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, अपन बोलते हैं ना महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। वो चीज होती है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या होता है, एक बार इसको पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली व्हाट इट कॉस्ट्स टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि यार पहले कोई चीज 10 रुपए की आती थी, आज वही चीज 15 रुपए की हो गई, 20 रुपए की हो गई, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, मेरे जब मैं पहले स्कूल जाता था तो मैं देखता था 2010 में पेट्रोल वॉज अराउंड 45 रुपीज अ लीटर, ठीक है, 45 पर लीटर, ठीक है। आज ये कितना हो गया, 100 रुपीज प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। वही 1 लीटर पेट्रोल जो मुझे पहले 45 रुपीज का मिल जाता था, आज वही पेट्रोल मुझे 1 लीटर 100 रुपए से भी ज्यादा का, 110 रुपए का, 100 रुपए का मिल रहा है। तो ये क्या हो रही है, मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। भाई अपन पहले बोलते थे सब्जियां एक एक 2 रुपए किलो आ जाती थी, आजकल वही सब्जियां 30 रुपीज केजी आती है, 50 रुपीज केजी आ रही है। तो जो खाना मैं पहले 1 रुपए का खा सकता था, आज वही खाना मैं 50 रुपए किलो का, 100 रुपए किलो का खा रहा हूँ, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन causes money to lose value because it will not buy the same amount of a good or service in the future as it does now or did in the past। भाई अपन बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये 100 रुपए का नोट है, रुपीज 100, पहले इस 100 रुपए से मैं क्या करता था, पूरा घर चला लेता था मेरा, इसमें मेरी वेजिटेबल्स भी आ जाती थी, ठीक है। मेरा बाकी अदर ग्रोसरी भी आ जाता था, मैं इसमें पेट्रोल भी डलवा लेता था, ठीक है, क्लोथ्स भी आ जाते थे। अब आज की डेट में जो 100 रुपए है ना, इन 100 रुपए से मैं क्या कर रहा हूँ, खाली सिर्फ ग्रोसरी ला पा रहा हूँ, ठीक है, या फिर सिर्फ पेट्रोल भरवा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं ये भी हो गया, ये भी हो गया, इनमें से कोई भी एक ही काम मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये 100 रुपीज का नोट जो पिछले टाइम में कभी कुछ वैल्यू रखता था, आज उसकी वैल्यू कम होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देर वॉज अ इन्फ्लेशन रेट ऑफ, सॉरी इफ देर वॉज अ इन्फ्लेशन, सॉरी यार,
फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वॉज अ 6% इन्फ्लेशन रेट फॉर द नेक्स्ट 20 years, a rupees 100 purchased today would cost rupees 321 in 20 years. इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो अपनी इन्फ्लेशन हर साल 6% बढ़ती जा रही है, हर साल 6% बढ़ रही है। इसका मतलब जैसे मान लो आज कुछ गुड्स 100 रुपए का है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर वो गुड्स कितना हो जाएगा, +6% का, यानी रुपीज 106 का। नेक्स्ट ईयर वो गुड्स कितना हो जाएगा, 106 +6% का। ऐसा नहीं 106 में ₹6 ऐड नहीं करेंगे, 106 में 6% ऐड करेंगे, जो समथिंग 112 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अभी अपने को पता नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसका +6%, नेक्स्ट ईयर उसका 6% प्लस, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन 6-6% 20 साल तक बढ़ाए ना, तो 100 रुपए की चीज ₹321 की हो जाएगी। अब आपने कभी फॉर्मूला भी पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 8 9th में, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अपन बोलते थे ना, प्रिंसिपल 1 + r⁻t, ये हो जाती है अपनी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, क्या होता है एक बार देखो, जैसे अभी मेरे पास के 100 रुपए हैं, इसको मैं बढ़ाऊंगा कितनी की, इन्फ्लेशन क्या रेट से है, 6%, यानी 0.06। कितने टाइम बढ़ रही है, 20 years। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 321। आपने पढ़ा होगा 100%, पर अब शायद कई लोग भूल गए होंगे इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, अपन एक बार इसको रीचेक भी कर लेते हैं। एक मिनट, गूगल पे देख लेता है। अपन ने क्या डाला, 1.06 हो गया था ना, 1 + 0.06, 1.06, 1.06 पावर 20, ये क्या हो गया, ये देखो 3.207, 3.207। ठीक है, इसको अगर 3.207 को अपन, ये आ गया अपना 3.207, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो गया, 320.7, यानी 321 सही लिखा हुआ है मतलब। ठीक है, 321 रुपीज हो गया ये अपना। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर इन्फ्लेशन एज अ फैक्टर इन मेनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसलिए अपन को क्या है, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इन्फ्लेशन रेट को भी देखना पड़ता है कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो अपन ने बोला इन्फ्लेशन तो हो रही है, 6% से बढ़ रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट है अपनी 6%, इन्फ्लेशन रेट हो गई 6%। ठीक है, अब मैंने एक एफडी ले ली, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आपने सुना होगा। एफडी में मैंने पैसे लगा दिए जो मेरे को 8% इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अपने को ये पता है कि भाई अपने को जो भी इनकम होगी उस पर अपने को कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। अपन मान लेते हैं एक बार वो टैक्स रेट जो है ना, टैक्स एक बार अपन 30% मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने इसको डाल दिया एफडी में, तो मुझे कितने मिल गए, 100 के 100 + 8%, दैट इज ₹108। ठीक है, अब ₹8 की जो मेरी इनकम हुई है, 100 रुपए तो मैंने लगाए थे, ₹8 का मुझे इंटरेस्ट मिल गया। अब उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, 30%। 30% कितना हो गया, 2.4 हो गया। तो 2.4 का तो मेरा टैक्स लग गया। तो मेरे पास एक्चुअल जो मेरी इनकम कितनी हुई, एक्चुअल इनकम कितनी हुई मेरे पास, 8 - 2.4, ₹5.6 की। ठीक है, मतलब 100 रुपए लगाए और मैंने ₹5.6 की अर्निंग की एक्चुअली। अब हुआ क्या, पर अपन तो खुश हो गए भाई, मैंने 100 रुपए लगाए, 8% कमाया, थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया, और ₹5.6 की मैंने अर्निंग कर ली। तो मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो शेर हो गया भाई, मैंने 100 रुपए से ₹5 कमा लिए। अब हुआ क्या ना, इन्फ्लेशन जो है ना वो 6% से बढ़ रहा था। तो आज जो चीज 100 रुपए की आ रही ना, अगले साल मैंने उस 100 रुपए का ₹105 तो बना दिया, 105.6 तो बना दिया उस 100 रुपए को इन्वेस्ट करके। लेकिन क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से बढ़ रही है, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 6% से बढ़ेगी। तो आज जो 100 रुपए का मिल रहा था ना, अगले साल वो ₹106 का मिलेगा। तो घाटे का सौदा हो गया है मेरे लिए। मैंने कमाए तो ₹5.6, और मेरा एक्सपेंस बढ़ने वाला है ₹6 से। तो अब मेरे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही देखना पड़ेगा, यार इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है मार्केट में, वो जो, सॉरी, जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे क्या रेट ऑफ रिटर्न देगा। अगर वो रेट ऑफ रिटर्न माइनस मेरा टैक्स रेट जो भी होगा, अगर वो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है, तब तो मैं वहां पे इन्वेस्ट करूं। अगर वो इन्फ्लेशन रेट से कम रह गया, तो भाई ये बेकार फालतू का सौदा है मेरे लिए, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वहां पे मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करूंगा। सॉरी।
ठीक है, इसी को आगे पढ़ते हैं, यही बता रखा होगा। रिमेंबर टू लुक एट एन इन्वेस्टमेंट रियल रेट ऑफ रिटर्न which is the return after inflation, ये जो अभी अपन ने पढ़ा। The aim of investment should be to provide a return above the inflation rate to ensure that the investment does not decrease its value. For example, if the annual inflation rate is 6%, then the investment will need to earn more than 6% to ensure it increases in value। मतलब वही हो गया भाई, अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए ना उस इन्वेस्टमेंट का, वो 6% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, देन द इन्वेस्टमेंट विल नीड टू अर्न मोर देन 6% टू एंश्योर इट्स इंक्रीजेस इन द वैल्यू। ठीक है, इफ द आफ्टर टैक्स रिटर्न, जो अपन ने टैक्स वाली बात की थी, इफ द आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्फ्लेशन रेट, देन योर एसेट्स हैव एक्चुअली डिक्रीज्ड इन द वैल्यू। जो अपन ने बोला कि भाई अपन ने कमा तो लिए थे 5.6 रुपीज, लेकिन इन्फ्लेशन कितने की होगी थी, 6 रुपीज की, तो ये तो बड़ा 5.6% से और ये बड़ा 6% से, तो मेरी रेट ऑफ रिटर्न जो होगी वो इन्फ्लेशन रेट से कम थी। इसका मतलब मेरी वैल्यू जो थी वो डिक्रीज हो गई है। दैट इज दे वोंट बाय एज मच टुडे एज दे डिड लास्ट ईयर। मतलब जो मैं 100 रुपए से अब खरीद पा रहा था ना, आज के डेट में मैं 100 रुपए से जो खरीद पा रहा था, नेक्स्ट ईयर इस इन्वेस्टमेंट के कारण मैं वो चीज भी नहीं खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू डिक्रीज हो गई। आया समझ में? चलो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, एक बार इसको पढ़ लेना। कोई भी डाउट है, किसी भी वर्ड में डाउट है, कोई भी टर्म समझ में नहीं है, ये नीचे वाले नंबर पे टेलीग्राम कर देने का। ठीक है, चलो थैंक यू।